नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रही होगी। साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आधुनिक भारतीय इतिहास की कक्षाओं में, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की क्लासेस में। जहां हमने पिछली क्लास में ब्रिटेन की आर्थिक नीतियों को पढ़ना शुरू किया था, ब्रिटेन की इकोनॉमिक पॉलिसीज को पढ़ना शुरू किया था। पिछली क्लास में हमने ब्रिटेन की आर्थिक नीतियों के चरण को जाना था और साथ में परमानेंट सेटलमेंट अर्थात स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के बारे में जाना था। आज की क्लास में हम रैयतवाड़ी और महलवाड़ी व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा करेंगे। आखिर में उनका एक कंपैरिजन भी करेंगे कि किस तरह से हम इन्हें कंपेयर करके याद कर सकते हैं। पर पहले जो हमने कल पढ़ा था एक बार उसको रिकॉल करते हैं, फिर हम महलवाड़ी और रैयतवाड़ी व्यवस्था की बात करेंगे। देखिए, कल सबसे पहले जो टॉपिक हमने डिस्कस किया तो हमने जाना कि आर पी दत्त अर्थात रजनी पाम दत्त, तो रजनी पाम दत्त ने एक किताब लिखी इंडिया टुडे, और उस किताब के अनुसार उन्होंने भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीतियों को तीन भागों में बांटा। इंडिया में ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज को तीन पार्ट में डिवाइड किया। पहला था कमर्शियल कैपिटलिज्म अर्थात वाणिज्यिक पूंजीवाद, जो 1757 से 1813 के बीच में चला। दूसरा था इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म अर्थात औद्योगिक पूंजीवाद, जो 1813 से 1858 तक चला। और तीसरा था वित्तीय पूंजीवाद फाइनेंशियल कैपिटलिज्म, जो 58 से लेकर के 1947 तक चला। हमने इन तीनों चरणों की विशेषताएं भी देखी थी। वाणिज्यिक पूंजीवाद के चरण में कमर्शियल कैपिटलिज्म के फेज में भारत को बेतहाशा लूटा गया। परसिवर इस्मत लिखते हैं कि यह भारत में एक खुली और बेशर्मी भरी लूट थी। बेतहाशा पैसा भारत से लूटा गया और ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति को फंड किया गया, ब्रिटेन के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को फंड किया गया। दूसरे चरण में ब्रिटिश औद्योगिक नीति से पनपे हुए सामान को भारत में लाकर के भारत से बहुत ही सस्ती कीमत पर कच्चा माल ले गए। ब्रिटेन से उत्पाद तैयार करके भारत लाए, कच्चा माल बहुत सस्ते कीमत पर जाता और जब फाइनल प्रोडक्ट बन के भारत आता तो उसकी कीमत बहुत ज्यादा होती। इतना ही नहीं, भारतीय उद्योगों को खत्म करने के लिए, इंडियन इंडस्ट्रीज को खत्म करने के लिए विभेदीकृत कर व्यवस्था भी लागू की गई अर्थात डिस्क्रिमिनेटरी टैक्स सिस्टम भी लागू किया गया, जहां आंतरिक और बाह्य दोनों स्थानों पर भारतीय उत्पादों पर ज्यादा कर लगाए गए और ब्रिटिश उत्पादों पर नाम मात्र के कर लगाए गए। तीसरा चरण 1858 के बाद शुरू हुआ, जिसमें बड़े पैमाने पर ब्रिटेन ने भारत में निवेश किया और यहां से प्रॉफिट को अर्न किया। इसके बाद हमने भू राजस्व प्रणालियों की बात की थी, हमने लैंड रेवेन्यू सिस्टम की बात की थी। 1784 से पहले एक ही भू राजस्व व्यवस्था जरूरी है और वो है पंचसाला बंदोबस्त या पंचसाला सेटलमेंट। और उसमें भी आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है कि पंचसाला बंदोबस्त की व्यवस्था बंगाल के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा शुरू की गई थी। इसके अलावा और कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाता। फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में तीन बड़ी व्यवस्थाओं को शुरू किया था। परमानेंट सेटलमेंट अर्थात स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महलवाड़ी व्यवस्था। कल की क्लास में हमने स्थायी बंदोबस्त अर्थात परमानेंट सेटलमेंट के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम रैयतवाड़ी और महलवाड़ी व्यवस्थाओं का अध्ययन करेंगे, बहुत डिटेल से पढ़ेंगे जैसा हमने कल पढ़ा था। आज हमने आपसे कहा था कि कुछ प्रश्न भी हम लेकर के आएंगे, पर कुछ टेक्निकल चीज़ों की वजह से क्वेश्चन नहीं आ पाए हैं टाइप होकर के। तो कल की क्लास में जब हम धन का निष्कासन, विऔद्योगिकीकरण, कृषि का वाणिज्यीकरण, ये सारे टॉपिक पढ़ेंगे ना, उसके बाद हम कुछ प्रश्नों को करा देंगे जिसमें आपके स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, धन निष्कासन, इन सभी प्रश्नों को हम शामिल कर देंगे। सारे के सारे क्वेश्चंस को हम इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी चर्चा हम स्थायी बंदोबस्त पर कर लेते हैं, परमानेंट सेटलमेंट पर कर लेते हैं। देखो, स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था को इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहा जाता है, जमींदारी व्यवस्था भी कहा जाता है, जागीरदारी व्यवस्था भी कहा जाता है और माल गुजारी व्यवस्था भी कहा जाता है। तो एक बार ना इस्तमरारी शब्द का प्रयोग किया गया था, तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। परमानेंट सेटलमेंट को ही जमींदारी सिस्टम,
इस्तमरारी सेटलमेंट और जागीरदारी सेटलमेंट या मालगुजारी सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ये सारे इसी के नाम हैं। इस व्यवस्था को 1793 में 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था, जो कि बंगाल का गवर्नर जनरल था। इस व्यवस्था को पूरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के 19% क्षेत्रफल पर लागू किया गया। पूरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के 19% एरिया पर अप्लाई किया गया, जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस, असम के कुछ हिस्से और उत्तरी कर्नाटक का क्षेत्र शामिल था। हमने इसकी विशेषताओं का भी अध्ययन किया। जैसे हमने देखा कि इसमें भूमि का जो मालिक है वो जमींदार को माना जाता था। जमींदार के सारे अधिकार पैतृक और हस्तांतरणीय होते थे। इसमें जो ओनरशिप है लैंड की वो जमींदार को मिलती थी और जमींदार के राइट हेरिडेटरी और ट्रांसफरेबल होते थे। जितना भी भू राजस्व एकत्रित होता, जितना भी रेवेन्यू कलेक्ट होता, उसका 10/11 हिस्सा कंपनी को मिलता और 1/11 हिस्सा जमींदार को मिलता। और तय किए गए लगान के ऊपर जितना भी लगान जमींदार कलेक्ट करते थे वो जमींदार अपने पास ही रखा करते थे। इसी में सूर्यास्त कानून था, सनसेट लॉ था, कि अगर 31 दिसंबर, मान लेते हैं एक डेट कि 31 दिसंबर आखिरी दिन है जब एक जमींदार को अपना लगान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जमा करना है, तो 31 दिसंबर को सूरज ढलने से पहले अगर वो अपना लगान जमा नहीं कर पाता था तो उसकी जमींदारी को जब्त कर लिया जाता था और दूसरे जमींदार को दे दी जाती थी। इसी में एक हफ्ता कानून भी था। हफ्ते कानून के तहत चूंकि जमीन का पूरा मालिकाना हक, जमीन का पूरा मालिकाना हक जमींदार के पास ही होता था, तो किसानों, अगर कोई किसान राजस्व नहीं दे पाया, कोई भी फार्मर अगर रेवेन्यू नहीं दे पाया, तो उसकी जमीन को जब्त कर लिया जाता था या किसी और को दे दिया जाता था। याद रखिएगा, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में जो किसान है वो अपनी जमीन को नहीं बेच सकते थे। जमीन को बेचने का अधिकार, ये सारे अधिकार जमींदार के पास ही होते थे, क्योंकि जमीन का मालिक जमींदार ही हुआ करता था। फिर हमने इसके प्रभावों का अध्ययन किया था। बंगाल टेनेंसी एक्ट, बंगाल बिहार टेनेंसी एक्ट, बहुत सारे अधिनियम आए हैं। फिर जमींदार, शुरुआत में उनको नुकसान हुआ, जैसे लगभग 41% जमींदारी जब्त कर ली गई, लेकिन आगे जाकर के ये शक्तिशाली होते गए। दूरस्थ जमींदारों के द्वारा किसानों का शोषण हुआ। शुरुआत देखिए, आपको लगेगा कि रेट ऑफ टैक्सेशन तो कम है, तो फिर किसानों का शोषण क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें एक प्रोविजन था कि जो भी एक्स्ट्रा रेवेन्यू आएगा, जो भी अधिशेष राजस्व आएगा, वो जमींदार अपने पास ही रखेंगे। तो वो किसानों से बहुत ज़्यादा लगान वसूला करते थे, वो फार्मर से बहुत ज़्यादा टैक्स लिया करते थे और खुद की जेबों को मोटा किया करते थे। इसलिए किसानों का शोषण हुआ। कृषि के वाणिज्यीकरण को बढ़ावा दिया गया, कमर्शलाइजेशन, जिससे खाद्यान्न संकट और अकाल आए। ऋण जाल में किसान फंसते चले गए। जो धनी किसान अर्थात जोतदार होते थे, ये संपन्न होते चले गए। बड़े किसान पैसा कमाते चले गए। तो ये सारी चीजें हमें देखने के लिए मिलती हैं स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में, परमानेंट सेटलमेंट व्यवस्था में। बार बार आपसे एक ही बात कहता हूं कि लेक्चर को बहुत अच्छे से देखो, प्रश्नों को बहुत अच्छे से लगाओ। जब आप लेक्चर को अच्छे से देखोगे, प्रश्नों को अच्छे से लगाओगे, अपने आप आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। डेफिनेटली आपका जो कॉन्फिडेंस है एग्जाम को लेकर के, परीक्षाओं को लेकर के, वो इंक्रीज होता है। पर प्रोसेस को फॉलो करना जरूरी है। प्रोसेस मैं बार बार आपसे दोहराता हूं कि वही है। आइए लेक्चर देखिए, फिर आप पीडीएफ पढ़िए और एमसीक्यूज लगाइए। इसी प्रोसेस को दोहराते जाइए। अगर आप मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आंसर राइटिंग कीजिए। प्रोसेस जब तक आप रिपीट करते रहोगे, प्रोसेस जब तक आप फॉलो करते रहोगे, आपको सफलता मिलेगी। देखो, आज के समय के जो एग्जाम है ना, इनको निकालना कोई बहुत आसान काम नहीं रहा है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ चुका है, परीक्षाओं का स्तर बढ़ चुका है। और एक बात तो ये भी सच है कि मानव की बौद्धिक क्षमताएं भी बढ़ी हैं। कंसंट्रेशन पावर हमारा जरूर कम हुआ है शॉर्ट्स देख देख के, लेकिन बौद्धिक क्षमताएं हमारी बढ़ चुकी हैं। हमारी रिटेंशन कैपेसिटीज कुछ बढ़ चुकी हैं।
तो अब आपसे भी उम्मीद की जाती है कि आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा एफर्ट्स आपको लगाने पड़ेंगे। और ये जो एग्ज़ाम होते हैं ना, ये कोई T20 मैच की तरह नहीं होते। ये एक बहुत लंबा चलने वाला टेस्ट मैच है, मैराथन है। ये कोई 100 मीटर की रेस नहीं है, एक मैराथन रेस होती है जो आपको दौड़ना है। सबसे इम्पॉर्टेंट आपकी जर्नी में 2 वर्ड होते हैं, एक डिसिप्लिन, दूसरा कंसिस्टेंसी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार मैंने देखा है प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट्स को, ट्रस्ट मी, इतने टैलेंटेड कि एक बार उनको बता दो, 4-4 5-5 दिन के बाद उठा के पूछ लो, सिर्फ एक बार बताने के बाद उन्हें वो चीज याद रह जाती है। पर मैंने यह भी देखा है कि वो परीक्षा नहीं निकाल पाए। और कुछ विद्यार्थी ऐसे भी देखे हैं जो जब पहली बार आए तो लगा कि यार शायद इन्हें परीक्षा की तैयारी नहीं करनी चाहिए, कुछ और करना चाहिए। पर 2 साल, 1.5 साल, 2.5 साल की मेहनत के बाद उन्होंने एग्जाम को निकाला, एग्जाम को क्रैक किया। और जब पूछता हूं उनसे कि यार मुझे आप पे कॉन्फिडेंस नहीं था, पर आप कैसे किए, तो एक ही बात बोले कि सर बस हम करते रहे, हमने छोड़ा नहीं कभी भी चीजों को, और कोशिश की कि समय कम से कम खराब हो, हमारा टाइम कम से कम खराब हो। और आप खुद सोच के देखो साथियों, कि पुराने समय में ना 25 साल का ब्रह्मचर्य होता था, जब व्यक्तियों से कहा जाता था कि आपको सिर्फ पढ़ना है। और अब जब हमारे पास पूरे संसाधन हैं, हमारे पास पूरी सुविधाएं हैं, तब भी हम 1.5 या 2 साल की लगातार पढ़ाई नहीं कर पाते। इतना डिस्ट्रैक्ट क्यों हो चुके हैं हम, कि 1 घंटे भी हम ध्यान से नहीं पढ़ पा रहे हैं। होना तो ये चाहिए आइडियली कि सर 2 साल लेते हैं अपने जीवन के, पूरी तरीके से पढ़ाई को समर्पित करते हैं, जो भी एक एग्जाम है उसको टारगेट करते हैं, लगाते हैं 15 घंटे 12 घंटे की सिटिंग लगाते हैं सर। 2 साल बिल्कुल झोंक देना है, कुछ भी नहीं दिख रहा है सर। अर्जुन वाला एग्जाम्पल कि सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है, कुछ भी नहीं, सिर्फ पढ़ाई और मैं, इसके अलावा तीसरा कोई व्यक्ति नहीं। बेतहाशा सेल्फिश, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, सिर्फ अपने बारे में। वो अप्रोच जब तक नहीं लाओगे ना, तब तक मुश्किल है। और फिर आप लगे रहोगे बहुत लंबे समय तक इस परीक्षा की तैयारी में। दूसरी सलाह आपके लिए यह भी है दोस्तों, कि एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है जो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट करते रहते हैं। उन्होंने लोगों से कहा कि आप ना 24 घंटे को मैप करो। 24 घंटे को मैप करने का मतलब होता है, कभी आप देखना कि आपने 24 घंटे में एक एक मिनट को कैसे यूटिलाइज किया है। तब आपको पता चलेगा कि आप एक दिन में कितना समय बर्बाद कर रहे हो, कितना टाइम आप बर्बाद कर दे रहे हो एक दिन में। कोशिश ये होनी चाहिए कि हम जितना मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं टाइम का, वो करना चाहिए। समय दोबारा नहीं आएगा। और मैं फिर से आपसे कह रहा हूं कि जिस एरा में आप पढ़ाई कर रहे हो ना, दिस इज द प्लेटिनम एरा ऑफ एजुकेशन। जब हमने तैयारी की थी ना दोस्तों, तब कोचिंगों की फीस ही लाखों में हुआ करती थी। आज बिकॉज ऑफ द ऑनलाइन एजुकेशन हर चीज कितनी अफोर्डेबल हो गई है। अच्छे से अच्छे टीचर्स हैं जो आपको अपने घर पे मिल जाते हैं, आप गांव में हो, किसी कस्बे में हो, शहर में हो, हर जगह आपको वो टीचर मिल जाते हैं। तब हम क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं, जब संसाधन आसानी से हमें उपलब्ध हो रहे हैं, सारी चीजें हमें इजीली अवेलेबल हो रही हैं, तो फिर क्या है जो हमें रोक रहा है? वो आपको पता करना होगा कि वो क्या है। बेसिक पे आओ। बेसिक वही है, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी, बस ये प्रोसेस फॉलो करते रहो, एग्जाम निकलेगा। पर मिस नहीं होना चाहिए चीज। 2 साल आपको झोंकना पड़ेगा अपने आप को। यू विल हैव टू गिव मोर देन योर 100% इफ इट्स अवेलेबल। अगर 100% से भी ज्यादा कुछ होता है ना, तो वो आपको देना पड़ेगा इस परीक्षा को निकालने के लिए। ठीक है, तो अच्छे तरीके से पढ़ो, बहुत मेहनत करो, जी जान लगा दो यार, एक बार पढ़ लो, बहुत अच्छे से पढ़ लो। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ और व्यवस्थाओं की बात करते हैं। तो अब जो अगली व्यवस्था जिसके बारे में हमें बात करनी है, ये है रैयतवाड़ी व्यवस्था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में तीन प्रमुख भारत में 3 प्रमुख भू राजस्व व्यवस्थाएं चलाई थी। एक थी
स्थायी बंदोबस्त जो हम पढ़ चुके हैं, दूसरी रैयतवाड़ी और तीसरी महलवाड़ी। अब इस व्यवस्था को जरा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एक बेसिक वर्ड में क्लियर करता हूं कि यहाँ जो शब्द है रैयत, तो रैयत शब्द का जो मतलब होता है वो किसान से होता है। ये जो शब्द यहाँ इस्तेमाल किया गया है रैयत, तो रैयत शब्द का मतलब होता है किसान। तो अभी से ये बात क्लियर होनी चाहिए। अभी जब हम इसकी विशेषताएं पढ़ेंगे तो अपने आप आपको समझ में आएगा। अब यह समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये व्यवस्था कौन भारत में लेकर के आया, किसने इसे इंडिया में इंट्रोड्यूस किया, कैसे ये व्यवस्था आगे बढ़ी। तो इसमें ना कोई एक व्यक्ति नहीं है, इसमें कोई भी एक व्यक्ति नहीं है कि आखिर इस व्यवस्था को शुरू किसने किया, इस व्यवस्था को स्टार्ट किसने किया। तो इस व्यवस्था का भारत में जो सबसे पहले प्रयोग किया था वो कर्नल रीड के द्वारा किया गया था। देखो, कर्नल रीड एक सैन्य अधिकारी थे जिन्हें एक क्षेत्र की जागीर मिली। तो मद्रास में एक जगह है 12 महल, मद्रास में एक जगह है 12 महल। तो 12 महल मद्रास में जो जगह है वहां इन्होंने सबसे पहली बार रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रयोग किया था। क्या होती है, कैसे होती है, ये सब कुछ हम जानेंगे। 1792 में इन्होंने इस व्यवस्था का प्रयोग किया, लेकिन ये इसमें फेल हो गए और बाद में उन्होंने अपनी किताब में रैयतवाड़ी व्यवस्था की आलोचना भी की। बाद में उन्होंने अपनी बुक में रैयतवाड़ी सिस्टम को क्रिटिसाइज भी किया। तो सबसे पहले आधुनिक भारत में, सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री में रैयतवाड़ी सिस्टम को जिसने शुरू किया था वो थे कर्नल रीड। ठीक है, कर्नल रीड के बाद मद्रास के गवर्नर बनते हैं। कर्नल रीड के बाद मद्रास के गवर्नर बने थॉमस मुनरो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है दोस्तों, मद्रास के गवर्नर थॉमस मुनरो। थॉमस मुनरो, तो मद्रास के गवर्नर थॉमस मुनरो ने 1820 में 1820 में पूरे मद्रास में इस व्यवस्था को लागू कर दिया। पूरे मद्रास में इस व्यवस्था को लागू कर दिया। और जब इतने बड़े क्षेत्र पे आप व्यवस्था लागू करते हो तो आपको नियम बनाने पड़ते हैं। तो इन्होंने हर पूरे कानूनों को संहिताबद्ध किया, इसे हम बोलते हैं कोडिफाई किया। इन्होंने सारे कानूनों को संहिताबद्ध किया, कोडिफाई किया कि क्या कानून होगा, कैसे लगान वसूला जाएगा, किसके पास कितने अधिकार होंगे, इन सभी बातों को इन्होंने एक बुक में लिखा, कोडिफाई किया। यही कारण है कि थॉमस मुनरो को रैयतवाड़ी व्यवस्था का जनक माना जाता है। यही कारण है कि थॉमस मुनरो को रैयतवाड़ी व्यवस्था का जनक माना जाता है, अर्थात फादर ऑफ रैयतवाड़ी माना जाता है। ये रैयतवाड़ी व्यवस्था के जनक हैं। ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ रैयतवाड़ी सिस्टम। कारण देखो, ये बात सच है कि कर्नल रीड ने भारत में सबसे पहली बार रैयतवाड़ी को शुरू किया था, लेकिन बाद में उन्होंने इसे क्रिटिसाइज भी किया क्योंकि वो अच्छे से इस व्यवस्था को आगे नहीं बढ़ा पाए थे। लेकिन जब थॉमस मुनरो मद्रास के गवर्नर बन के आए, उन्होंने इस व्यवस्था का अध्ययन किया और देखा कि ये बहुत अच्छी व्यवस्था है, इससे कंपनी को बहुत लाभ हो सकता है, इससे कंपनी को बहुत बेनिफिट हो सकता है। तो उन्होंने सारे नियम बनाए और नियम बनाने के बाद उन्हें बहुत अच्छे तरीके से लागू किया। यही कारण है कि थॉमस मुनरो को हम फादर ऑफ रैयतवाड़ी इन इंडिया बोलते हैं, भारत में रैयतवाड़ी का जनक बोलते हैं। दूसरी चीज एक और है प्यारे दोस्तों कि मुनरो ने एक स्टेटमेंट भी दिया था कि ऐसा नहीं है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था मेरे द्वारा शुरू की जा रही है। भारत की अगर हम प्राचीन भू राजस्व व्यवस्थाओं को देखें तो उसमें हमें रैयतवाड़ी के साक्ष्य देखने के लिए मिलते हैं। ऐसा नहीं है दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट रैयतवाड़ी सिस्टम इन इंडिया इफ वी स्टडी previous or the ancient land revenue policies of India, we find the evidences of रैयतवाड़ी system। और ये वाकई में रहा है। हमने शिवाजी महाराज के समय भी चर्चा की थी, दक्षिण में भी हमने चर्चा की थी कि किसी ना किसी रूप में रैयतवाड़ी व्यवस्था भारत में रही है। अब इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम किया बंबई के गवर्नर एल्फिंस्टन ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है दोस्तों। इस व्यवस्था को आगे बढ़ाया बॉम्बे के गवर्नर एल फिंस्टन ने। एल फिंस्टन,
बॉम्बे का गवर्नर था एल्फिंस्टन और इसने पूरे बम्बई के क्षेत्र में, पूरे बॉम्बे के इलाके में इसे लागू किया। 1823 में, 1823 में इसने पूरे के पूरे बम्बई में इसको लागू कर दिया। पूरे बॉम्बे वाले क्षेत्र में इसने इसे लागू कर दिया। तो ऐसा करते करते धीरे धीरे ये व्यवस्था आगे बढ़ती चली गई। ऐसा करते करते धीरे धीरे ये इसका क्षेत्र बढ़ता चला गया, इसका एरिया बढ़ता चला गया। ठीक है, इसके बाद व्यवस्था में सुधार भी किए गए, इसमें रिफॉर्म भी किए गए कि किस किस ने इसमें सुधार किया। तो सुधार में अर्थात इसमें रिफॉर्म करने के लिए दो लोगों के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है जिसने इसमें सुधार किया। एक नाम इसमें आता है गोल्ड स्मिथ का और एक नाम आता है विनगेट का। गोल्ड स्मिथ और दूसरा नाम इसमें आता है विंगेट। इन दो लोगों ने इस व्यवस्था में सुधार किए, इन दो लोगों ने इसमें रिफॉर्म किए। अब पता है सवाल क्या पूछता है? क्वेश्चन आपसे यह पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन रैयतवाड़ी व्यवस्था से नहीं जुड़ा था? विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट एसोसिएटेड विद रैयतवाड़ी सिस्टम? तो आपको ये नाम याद रखना है। सबसे पहले मद्रास के 12 मैल में कर्नल रीड ने रैयतवाड़ी का प्रयोग किया लेकिन वो असफल रहा। फिर मद्रास के गवर्नर थॉमस मुनरो ने पूरे मद्रास में इसे लागू किया, इसलिए थॉमस मुनरो को जनक कहा जाता है रैयतवाड़ी व्यवस्था का। एल्फिंस्टन ने इसे बॉम्बे में लागू किया। आगे जाकर के ये कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में लागू की गई, कुर्ग में लागू की गई, असम के कुछ क्षेत्रों में लागू की गई और लगभग पूरे दक्षिण भारत में और सिंध में इसे लागू कर दिया गया। ऑलमोस्ट इंटायर साउथ इंडिया में इसे लागू किया गया। तो अब यहां से सवाल बना लेते हैं। सबसे पहला, रैयतवाड़ी व्यवस्था में रैयत का अर्थ क्या होता है? किसान। रैयतवाड़ी सिस्टम में रैयत का मतलब होता है किसान। इस व्यवस्था को किसने शुरू किया? कर्नल रीड, थॉमस मुनरो, एल्फिंस्टन, इनके द्वारा शुरू की गई। जबकि गोल्ड स्मिथ और विंगेट ने इस व्यवस्था में सुधार किए। गोल्ड स्मिथ और विंगेट ने इस पूरी की पूरी व्यवस्था में सुधार किए थे, अर्थात रिफॉर्म किए थे। ठीक है, अब अगला सवाल आ जाता है कि सर ये भारत के किन क्षेत्रों में लागू थी? आखिर कौन कौन से एरियाज में इसे लागू किया गया था? तो ये भारत के 51% क्षेत्रों में लागू थी। ये इंडिया के 51% पार्ट पर लागू की गई थी। इसमें लगभग पूरा दक्षिण भारत कवर होता था। ऑलमोस्ट इसमें पूरा दक्षिण, कुछ इलाकों को छोड़ दिया जाए तो लगभग पूरा दक्षिण इसमें कवर होता था। एग्जाम्पल अगर आप देखें तो इसे बॉम्बे में लागू किया गया, इसे मद्रास में लागू किया गया। ठीक है, बाद में इसे सिंध में भी लागू कर दिया गया, सिंध में लागू किया गया। इसे कुर्ग के इलाके में भी लागू किया गया। असम के कुछ क्षेत्रों में जहां पर स्थायी बंदोबस्त नहीं था, जहां पर परमानेंट सेटलमेंट की व्यवस्था नहीं थी, तो असम के उन इलाकों में इस व्यवस्था को लागू किया गया। यहीं से ना एक और सवाल बनता है। देखो ध्यान देना, मैं कंपैरिजन करके बता रहा हूं अलग से कि जो परमानेंट सेटलमेंट है ये 19% एरिया पर थी। ब्रिटिश भारत का जितना भी एरिया इंडिया में था उसके 19% में परमानेंट सेटलमेंट था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जितना भी क्षेत्र भारत में था उसके 19% भाग पर स्थायी बंदोबस्त था। रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है ये 51% पर थी। तो अब इसके बाद जो महलवाड़ी व्यवस्था बचेगी वो 30% पर होगी। तो यहां से एक सवाल और पूछा गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की उस भूराजस्व व्यवस्था का नाम बताइए जो भारत के सबसे बड़े क्षेत्रों पर लागू की गई थी या भारत में सबसे अधिक स्थानों पर उपयोग की गई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की लैंड रेवेन्यू पॉलिसी कौन सी थी जो इंडिया के मैक्सिमम रीजन में अप्लाई की गई थी या इम्प्लीमेंट की गई थी? तो उसका नाम क्या होगा? उसका नाम होगा रैयतवाड़ी व्यवस्था। यहां से इस तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, दैट यू नीड टू रिमेंबर, जो आपको याद रखना है। ठीक है,
तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। तो अगर मैप में भी आप बनाना चाहें तो एक छोटा सा मैप कंपैरिजन करके पढ़ा करो। अगर कंपैरिजन करके पढ़ोगे तो पुरानी बातें भी बहुत अच्छे से आपको याद रहेंगी कि अच्छा हमने पहले क्या क्या पढ़ा है। तो इस क्षेत्र में आप कह सकते हैं कि इन क्षेत्रों में, जैसे ये सिंध वाला इलाका हो गया, यहाँ ये लगभग पूरा का ऑलमोस्ट पूरा क्षेत्र, यहाँ पर रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था। इन क्षेत्रों में अगर आप देखें तो यहाँ परमानेंट सेटलमेंट है, यहाँ भी परमानेंट सेटलमेंट है, यहाँ भी परमानेंट सेटलमेंट है। बनारस में कुछ इलाकों में परमानेंट सेटलमेंट है, असम के कुछ इलाकों में परमानेंट सेटलमेंट। तो ये एक मैप के थ्रू भी हमें समझ में आता है। ठीक है, तो ये बेसिक्स उम्मीद रख रहा हूँ कि क्लियर हो रहे होंगे। कितने प्रतिशत भूभाग पर लागू थी, कितने परसेंट एरिया पे? 51% भूभाग में 51% एरिया पे किन क्षेत्रों में लागू किया गया था? मद्रास, बॉम्बे, सिंध, कुर्ग, असम के कुछ इलाके, इन क्षेत्रों में इसे लागू किया गया था। शुरू किसने किया था? कर्नल रीड, लेकिन जनक किसे माना जाता है? थॉमस मुनरो को। एल्फिंस्टन ने बॉम्बे में लागू किया। गोल्ड स्मिथ और विंगेट ने इसमें सुधार किए थे, इसमें रिफॉर्म किए थे। एक बार ध्यान से इसको देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले टॉपिक पर आते हैं। और अब इस बारे में हम बात कर लेते हैं कि इस व्यवस्था की विशेषताएं क्या क्या थीं, इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या थे। ठीक, हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे, हम विशेषताओं की बात करेंगे। देखो, पहला सवाल यही आता है कि इस व्यवस्था का आधार क्या था या क्यों इस व्यवस्था को शुरू किया गया। हर व्यवस्था किसी ना किसी विचारधारा पर आधारित होती है, किसी ना किसी सिस्टम पर जरूर आधारित होती है। तो इसका जो आधार था, इसमें सबसे पहला नाम आता है डेविड रिकार्डो का। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ये डेविड रिकार्डो कौन है? तो डेविड रिकार्डो ब्रिटेन के एक इकोनॉमिस्ट थे, ये ब्रिटेन के एक अर्थशास्त्री थे, और इन्होंने लगान का सिद्धांत दिया था। इन्होंने एक रेंट का प्रिंसिपल दिया था, और उसी लगान सिद्धांत पर, उसी रेंट के प्रिंसिपल पर आधारित थी, उसी लगान सिद्धांत पर आधारित थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। दूसरा, आपके मन में यह भी सवाल आना चाहिए कि सर जब इन्होंने बंगाल वाले क्षेत्र में स्थायी बंदोबस्त को लागू कर दिया था, परमानेंट सेटलमेंट को लागू कर दिया था, तो ये व्यवस्था दक्षिण में भी लागू की जा सकती थी। वही सेम चीज वो साउथ में भी कर सकते थे, पर उन्होंने दक्षिण में इसे लागू नहीं किया। उसका दो कारण थे। पहला कारण तो ये था, जो हमने कल की क्लास में डिस्कस भी किया था, कि परमानेंट सेटलमेंट में एक बहुत बड़ी समस्या थी कि सब कुछ परमानेंट था। है कि नहीं? कितने अच्छे डायलॉग बन गया ये, कि परमानेंट सेटलमेंट में सबसे बड़ी समस्या यही थी कि सब कुछ स्थायी था। तो शुरुआत में तो कंपनी को आय हुई, स्टार्टिंग में कंपनी को इनकम मिली, लेकिन बाद में कंपनी की आय कम होने लगी थी, बाद में कंपनी की इनकम कम होने लगी थी। तो अब वो दोबारा से इस व्यवस्था को लागू नहीं करना चाहते थे। दूसरा बड़ा कारण ये था यहाँ का भूगोल, यहाँ की ज्योग्राफी। देखो, उत्तर भारत के जिन क्षेत्रों में इसे लागू किया गया था वो मैदानी इलाका था, बहुत उपजाऊ इलाका था। दक्षिण भारत में ऐसा नहीं था, बहुत ही उबड़ खाबड़ जमीन, पठारी जमीन, जिसमें उतना ज्यादा उत्पादन नहीं, क्योंकि सिंचाई के उतने सारे साधन नहीं होते थे जितने आज है। आज वहां पर एग्रीकल्चर प्रॉस्परस है थैंक्स टू द मॉडर्न डैम्स। पहले इतने बांध नहीं थे, इतनी नहरें नहीं थी, तो यहां पर यह चीज लागू कर पाना संभव नहीं था। और एक और बात यह भी है कि यहां पर बड़े जमींदार नहीं थे, यहाँ बहुत बड़े जमींदार शुरू से नहीं हुए। दक्षिण भारत में जमींदार के लिए पॉलीगार शब्द का प्रयोग किया गया था, यह हमने डिस्कस भी किया है, पर यहाँ पॉलीगार छोटे होते थे क्योंकि जमीन बहुत ज्यादा नहीं थी, पहाड़ पठार बहुत ज्यादा थे, और बहुत ज्यादा उत्पादन भी नहीं होता था, बहुत प्रोडक्शन भी नहीं होता था। तो बड़े जमींदार यहाँ नहीं थे, जो बहुत बड़े स्तर के जमींदार जैसे उत्तर भारत में थे वो यहाँ नहीं थे।
यही कारण था कि हमने रैयतवाड़ी व्यवस्था को यहाँ लागू किया, परमानेंट सेटलमेंट को लागू नहीं किया। रैयतवाड़ी व्यवस्था का आधार था डेविड रिकार्डो का लगान सिद्धांत, डेविड रिकार्डो की रेंट थ्योरी। क्या है क्या नहीं ये सब हमें नहीं पढ़ना है, वो हमारे काम का नहीं है। अब हम इसकी विशेषताओं की बात करते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे व्यवस्था में जो केंद्र में व्यक्ति था ना, इस पूरी व्यवस्था के जो केंद्र में व्यक्ति था वो था किसान, वो था किसान। और किसान को हमने क्या कहा है? रैयत। किसान ही इस व्यवस्था के केंद्र में था। क्यों सर? क्योंकि इस व्यवस्था के तहत किसान को ही भूमि का मालिक माना गया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत किसान को भूमि का मालिक माना गया और किसानों के साथ ही सीधा भू राजस्व समझौता किया गया। अब यहां मैं लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। किसान को भूमि का मालिक माना गया, भूमि का मालिक। फार्मर वॉज द ओनर ऑफ लैंड, फार्मर वॉज द ओनर ऑफ लैंड, नंबर 1। दूसरा, किसान के साथ किसान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में सीधा, या हम प्रत्यक्ष भी कह सकते हैं, सीधा भू राजस्व समझौता हुआ, डायरेक्ट लैंड रेवेन्यू अग्रीमेंट हुआ। सीधा, बीच में कोई मध्यस्थ नहीं होगा। हाँ, अधिकारी होंगे जो रेवेन्यू को कलेक्ट करेंगे, उसके अलावा और कोई नहीं होगा, अपार्ट फ्रॉम दी ऑफिसर्स, और कोई भी व्यक्ति नहीं होगा। तो सीधा समझौता किया गया, डायरेक्टली दोनों के बीच में एक अग्रीमेंट किया गया कि किसान खुद कंपनी को जाकर के लगान देंगे, या एक अधिकारी होगा, उस अधिकारी को जाकर कंपनी लगान देंगे। कोई जमींदार नहीं होगा, कोई बिचौलिया नहीं होगा, कोई भी मीडिएटर नहीं होगा। चूंकि इसमें किसानों को जमीन का मालिकाना हक दिया गया और किसानों के साथ सीधा भू राजस्व समझौता किया गया, यही कारण है कि इस व्यवस्था को रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा जाता है। दिस सिस्टम इज कॉल्ड रैयतवाड़ी सिस्टम। अब यहीं से इसमें पहली समस्या भी निकल करके आती है। अब आप कहेंगे, बताइए सर, कितना खुश हो रहे थे हम कि किसानों को ही उनकी जमीन का मालिक माना गया है, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? पर यहीं से समस्या निकल के आई। देखो, जैसे ही किसानों को मालिकाना हक मिला, अब उनके पास ये अधिकार था कि वो अपनी जमीन को गिरवी रख सकते हैं, अर्थात वो अपनी जमीन को कोलैटरल के रूप में यूज कर सकते हैं, यहां तक कि वो अपनी जमीन को बेच भी सकते हैं, वो अपनी जमीन को सेल भी कर सकते हैं। होता भी यही था। लगान की राशि 50% तक हुआ करती थी। जो रेवेन्यू का रेट है वो 50% हुआ करता था। बहुत से किसान ये राशि नहीं दे पाते थे, और नियम वही होगा कि अगर आप लगान नहीं दे पाए तो आपकी जमीन छीन ली जाएगी। इफ यू आर नॉट एबल टू पे रेंट, योर लैंड विल बी सीज्ड। सीधा नियम था। तो क्या कोई किसान कभी भी अपनी जमीन को गंवाना चाहेगा? क्या कोई भी फार्मर कभी भी अपनी जमीन को गंवाना चाहेगा? बिल्कुल नहीं सर। कोई भी किसान कभी भी अपनी जमीन को नहीं गंवाना चाहेगा। तो वो क्या करेगा? वो कहेगा कि यार, कितने रुपए कम पड़ गए? 200 रुपए कम पड़ गए, तो चलो अपनी जमीन को साहूकार के पास या महाजन के पास या किसी बड़े किसान के पास गिरवी रख देते हैं और 200 रुपए ले लेते हैं, बदले में उनको हम ब्याज देते जाएंगे। ऐसा करते करते किसान बहुत बड़े ऋण जाल में फंसने लगे, और फिर महाजनों के द्वारा किसानों का शोषण शुरू हो गया। जो मनी लैंडर्स होते थे, इन मनी लैंडर्स ने किसानों का शोषण करना शुरू कर दिया। मनी लैंडर्स ने किसानों का शोषण करना शुरू कर दिया। मनी लैंडर्स ने फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया, और एक ऐसे चक्र में फंस गए जिससे ये कभी बाहर नहीं निकल पाए। तो ये अच्छा था, बट एट द सेम टाइम ये बुरा भी साबित हुआ, ये बहुत बुरा भी साबित हुआ। अब इस व्यवस्था में एक और नियम था। नियम ये था कि जमीन का मापन किया जाता था। जो भी जमीन होती थी उसका मापन होता था, उसका मेजरमेंट होता था, फिर उसका पंजीकरण भी किया जाता था, अर्थात उसका रजिस्ट्रेशन भी किया जाता था। मापन, पंजीकरण, एक शब्द और होता था इसमें, हाँ, और सर्वेक्षण, और उसका सर्वे किया जाता था।
कि यहाँ से कितना उत्पादन हो रहा है, ठीक है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है। जो भू राजस्व की दर होती थी, जो भू राजस्व की दर थी या लैंड रेवेन्यू की रेट थी, वो लगभग 50% थी। अलग अलग जगह पर अलग अलग थी, हर जगह पर समान नहीं थी। लगभग 50%, उपज का 50%, जितनी भी उपज होती थी उसका 50% होता था। एक और बात इसमें याद रखिएगा कि अगर अगर लगान नहीं मिला, अगर लगान नहीं दिया गया, अगर रेंट नहीं दिया गया, तो जमीन को जब्त कर लिया जाता था। तो जो जमीन है उसे जब्त कर लिया जाता था, इट वॉज सीज्ड। अगर लगान नहीं दोगे तो जमीन को जब्त कर लिया जाएगा, अगर रेंट नहीं दोगे तो पूरे के पूरे लैंड को सीज कर लिया जाता था। ठीक इस प्रकार की व्यवस्था थी। और इसके एक अधिकारी भी बनाया था, तो कलेक्टर, यहां पर कलेक्टर जो है एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी था। यही वो व्यक्ति था जो राजस्व संग्रह करने का काम करता था, जो रेवेन्यू को कलेक्ट करने का काम करता था, जो रेवेन्यू को कलेक्ट करने का काम करता था। तो एक बार ध्यान से रिपीट कर लेते हैं सारी विशेषताओं को। डेविड रिकार्डो के लगान सिद्धांत पर यह व्यवस्था आधारित थी। केंद्र इस व्यवस्था में किसान या रैयत होते थे, क्योंकि किसानों को ही जमीन का मालिक माना जाता था और किसानों के साथ कंपनी प्रत्यक्ष भू राजस्व समझौता करती थी। जमीन का मापन होता था, पंजीकरण होता था और सर्वे होता था। भू राजस्व की दर लगभग 50% थी, लेकिन ये अलग अलग हुआ करती थी। अगर लगान नहीं दिया गया तो जमीन को जब्त कर लिया जाता था। ठीक है, भू राजस्व को संग्रहित करने का काम, लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया गया था, जिसे कलेक्टर कहा जाता था, जिसे कलेक्टर कहा जाता था दोस्तों। ठीक है, अब हमने सारी बातें ऑलमोस्ट पढ़ ली हैं। हमने डिस्कस कर लिया कि किसने शुरू किया, हमने एरिया की भी बात कर ली कि किन किन क्षेत्रों में इसे लागू किया गया, विशेषताएं भी हमने पढ़ ली। तो अब हम आखिरी पॉइंट पर आते हैं और हम प्रभाव की बात कर लेते हैं, हम इफेक्ट की बात कर लेते हैं कि प्रभाव क्या क्या हुए, इफेक्ट क्या क्या हुए इस व्यवस्था के। देखो, कंपनी की आय तो बढ़ी, इसमें कोई डाउट नहीं है। कंपनी की जो आय है वो बढ़ गई। दूसरा, इसमें संशोधन का प्रावधान था, इसमें चीजों को रिवाइज किया जा सकता था। तो अगर कंपनी को कभी भी कोई दिक्कत आती तो वो अपनी शर्तों को बदल सकती थी, वो अपनी कंडीशंस को चेंज कर सकती थी। ये विशेषता थी। दूसरा, मतलब ये परिवर्तनशील थी। स्थायी बंदोबस्त को छोड़ करके सारी व्यवस्थाएं परिवर्तनशील थी, सारी व्यवस्थाएं मोबाइल थी नेचर में, जिसमें चेंज किए जा सकते थे, चेंजेबल थी। ठीक, अगला अगर हम एक और बात करें, लेकिन कंपनी का प्रशासनिक व्यय इससे बढ़ गया। कंपनी का प्रशासनिक व्यय जरूर बढ़ गया। कंपनी का जो गवर्नेंस एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज हो गया, क्योंकि स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में उन्हें कोई अधिकारी नियुक्त नहीं करने पड़ते थे। जमींदार खुद ऑफिस में आते थे और लगान जमा करके चले जाते थे। लेकिन इस व्यवस्था में उन्हें कलेक्टर को अपॉइंट करना पड़ा, कलेक्टर की मदद के लिए बहुत से अधिकारियों को नियुक्त करना पड़ा, जिस वजह से कंपनी का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर बढ़ गया, अर्थात प्रशासनिक व्यय बढ़ गया। अब आप कहेंगे सर किसान, तो किसान का हर व्यवस्था में शोषण ही हुआ है। ये बात जरूर है कि किसान पहले से ज्यादा स्वतंत्र था, पहले से ज्यादा इंडिपेंडेंट था, क्योंकि अब कंपनी और उसके बीच में सीधा समझौता था और वो जमीन का मालिक भी था। लेकिन किसानों का बहुत ज्यादा शोषण हुआ, बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुआ। कारण क्या था? उच्च दर का होना, जो भू राजस्व की दर है, हाई लैंड रेवेन्यू रेट, हाई लैंड रेवेन्यू रेट। दूसरा, महाजन के द्वारा शोषण, महाजन या साहूकारों के द्वारा शोषण किया गया, अर्थात जो मनी लैंडर्स होते थे उनके द्वारा बड़े पैमाने पर शोषण किया गया। क्योंकि जमीन अब किसान बेच सकता था, गिरवी रख सकता था, तो जब भी वो अपने भू राजस्व की राशि को पूरा नहीं कर पाता तो राशि को पूरा करने के लिए वो अपनी जमीन को गिरवी रख देता था, या कई बार
बहुत एडवर्स कंडीशन में उसके कुछ हिस्से को बेच देता था। इस वजह से किसान एक जाल में फंसते चले गए, ऋण जाल या डेट ट्रैप में फंसते चले गए। ठीक है, तो यही थी रैयतवारी व्यवस्था। इट वॉज रैयतवारी सिस्टम। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। एक बार ध्यान से इसे देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और एक और व्यवस्था के बारे में हमें बात करना है दोस्तों। एक और सिस्टम के बारे में हमें बात करना है और इस व्यवस्था का नाम है महालवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, ये आखिरी भू राजस्व व्यवस्था होगी, महालवाड़ी बंदोबस्त या महालवाड़ी व्यवस्था। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दूसरी सबसे बड़ी भू राजस्व व्यवस्था थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय। शुरुआत में ही आपको एक शब्द हम क्लियर कर देते हैं कि यहाँ जो महाल शब्द का प्रयोग किया गया है, इसका मतलब होता है गांव या फिर गांव का समूह। जो महाल शब्द का प्रयोग यहाँ किया गया है, इसका मतलब होता है गांव या गांव का समूह, विलेज और ग्रुप ऑफ विलेज। ठीक है, विलेज और ग्रुप ऑफ विलेज। ठीक है, अब इस व्यवस्था की शुरुआत कैसे हुई, इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई, इसको जरा हम समझने की कोशिश करते हैं। तो इस व्यवस्था की शुरुआत उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा की गई। इस व्यवस्था की शुरुआत उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा 1822 में की गई, 1822 में की गई। छोटी जगह पर इसका प्रयोग किया गया था, पर यह व्यवस्था सफल रही और इसे इस व्यवस्था का जनक माना जाता है, फादर ऑफ महलवारी माना जाता है। अब यहीं पे ना तुरंत कंपैरिजन कर लो। रैयतवाड़ी व्यवस्था, सॉरी, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में सबसे इंपॉर्टेंट था थॉमस मुनरो और महलवाड़ी व्यवस्था में सबसे इंपॉर्टेंट है मैकेंजी। ठीक है, दोबारा रिपीट करो। स्थायी बंदोबस्त में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था कॉर्नवालिस, स्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस, रैयतवाड़ी थॉमस मुनरो, महलवाड़ी हॉल्ट मैकेंजी। ऐसे याद किया करो, तीनों को एक बार रिपीट करो, तीनों को कंपेयर करो, अपने आप चीजें याद होती जाएंगी। लेकिन इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने का श्रेय विलियम बेंटिक और मार्टिन बर्ड को जाता है। जो मार्टिन बर्ड है, मार्टिन बर्ड ने इस व्यवस्था को यूपी के बहुत बड़े एरिया में लागू किया और वहीं विलियम बेंटिक ने एक नियम बना करके मध्य प्रांत जिसमें मध्य प्रदेश वाला एरिया आता है, सेंट्रल प्रोविंस, यहां पर लागू किया और इसके लिए 1833 में नियम बनाए गए, इसको संहिताबद्ध किया गया, इसे कोडिफाई किया गया। ठीक है, क्योंकि हॉल्ट मैकेंजी ने एक प्रयोग किया था, वो प्रयोग सफल हो गया, तो उस प्रयोग को मार्टिन बर्ड और विलियम बेंटिक ने आगे बढ़ाया। इसीलिए कुछ किताबों में आपको देखने मिलेगा कि मार्टिन बर्ड को उत्तर भारत में बंदोबस्त व्यवस्था का जनक कहा जाता है, मार्टिन बर्ड को नॉर्थ इंडिया में महलवारी का जनक कहा जाता है। ठीक है, पर वो उतना इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है। बस इतना आपको याद रखना है कि इसकी शुरुआत हॉल्ट मैकेंजी ने की थी, मार्टिन बर्ड ने इसे यूपी के बहुत बड़े क्षेत्र में लागू किया और विलियम बेंटिक ने इसे मध्य प्रांत में लागू किया और 1833 के अधिनियम के द्वारा, 1833 के एक्ट के द्वारा इसे कोडिफाई किया गया, इसे संहिताबद्ध किया गया। तो इतने लोगों के नाम बहुत जरूरी हैं। और फिर एक व्यक्ति आया मार्टिन बर्ड जब रिटायर हो गया तो इसके बाद इस व्यवस्था को थॉमसन ने आगे बढ़ाया था। उसमें सुधार भी किए थे, कुछ रिफॉर्म भी किए थे। ठीक है, थॉमसन और डलहौजी, दो लोगों का नाम आएगा इसमें, थॉमसन और लॉर्ड डलहौजी। तो थॉमसन और डलहौजी ने इसमें कुछ सुधार किए थे, इसमें कुछ रिफॉर्म भी किए। तो इतने लोग जुड़े हुए हैं महालवाड़ी की व्यवस्था से। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, महालवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की गई? हॉल्ट मैकेंजी। परमानेंट सेटलमेंट किसने शुरू किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। रैयतवाड़ी व्यवस्था को कर्नल रीड ने शुरू किया, लेकिन इसका जनक थॉमस मुनरो को माना जाता है, जो कि मद्रास का गवर्नर था। ठीक है,
तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर अगला सवाल आता है कि ये व्यवस्था कितने और कौन से क्षेत्रों में लागू थी। तो उस समय ब्रिटिश भारत के 30% क्षेत्र पर यह लागू थी, 30% एरिया पर यह लागू थी। अब इसको याद करने या रटने की जरूरत नहीं है, हम ऑलरेडी ये बात जानते हैं कि परमानेंट सेटलमेंट 19% में था, रैयतवाड़ी 51% में थी। तो अब बचा कितना, 30 ही तो बचा। तो 30 में किसे लागू किया गया था, महलवारी व्यवस्था को लागू किया गया था, महलवारी सिस्टम को लागू किया गया था। तो इसमें कौन कौन से इलाके थे, इसमें मध्य प्रांत था, मध्य प्रांत, सेंट्रल प्रोविंस, इसमें यूपी का बहुत बड़ा इलाका था, अवध वगैरह इसी में आते थे, अवध का इलाका हो गया, ये इलाके इसी में आते थे। इसमें पंजाब के भी कुछ इलाके शामिल थे, इसमें पंजाब के भी कुछ इलाके शामिल थे। ठीक है, तो मध्य प्रांत हो गया, पंजाब हो गया, यूपी हो गया, यूपी में आगरा, अवध, और दक्षिण भारत के भी कुछ क्षेत्र इसमें शामिल थे। साउथ इंडिया के कुछ इलाके, दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्र इसमें शामिल थे। पंजाब में इस व्यवस्था को ग्राम सभा व्यवस्था बोला जाता था। पंजाब में इस व्यवस्था को ग्राम सभा व्यवस्था या ग्राम सभा सिस्टम के नाम से जाना जाता था। यह भी आपको याद रखना है, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इस व्यवस्था को ग्राम सभा व्यवस्था पंजाब में बोला जाता था। इट वॉज कॉल्ड ग्राम सभा सिस्टम इन पंजाब। तो ये मध्य प्रांत हो गया, यूपी वाला इलाका हो गया, ये पंजाब हो गया, दक्षिण भारत हो गया, इन सब जगहों पर ये लागू थी। कहने का मतलब ये 30% भाग पर लागू थी, ये 30% इलाके पर इसे लागू किया गया था, 30% भूभाग पर इसे लागू किया गया था। तो ये तो हो गया बेसिक। महाल का मतलब होता है गांव या गांव का समूह। ठीक है, अब हम ये चर्चा कर लेते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या थी, आखिर इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या थे। तो इसमें क्या किया जाता था, जो भू राजस्व का समझौता है, जो भू राजस्व का समझौता है या अग्रीमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू है, ये महाल के साथ किया जाता था। महाल जैसा हमने बताया कि या तो एक गांव होता था या 2-3 गांव का एक समूह होता था। ठीक है, तो इसमें जो भू राजस्व का समझौता है, जो लैंड रेवेन्यू का अग्रीमेंट है, या फिर आप ऐसा कहें कि भूमि का जो मालिकाना हक है, जो ओनरशिप राइट है, वो किसे दिए जाते थे, महाल को दिए जाते थे, अर्थात गांव या गांव के समूह को दिए जाते थे। अगली बात जो आपको समझना है, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि यहाँ भू राजस्व संग्रह का काम कौन करता था, भू राजस्व संग्रह कौन करता था। तो ये काम सामान्यतः ग्राम का मुखिया करता था, गांव का मुखिया। गांव के मुखिया के लिए तालुकदार शब्द का प्रयोग हुआ है, तालुकदार वर्ड का प्रयोग किया गया है, और इसके लिए नंबरदार या लंबरदार जैसे शब्दों का प्रयोग भी हुआ है। तो गांव का मुखिया जो ग्राम सभा के अंतर्गत काम करता था, वही भू राजस्व का संग्रह करता था, और फिर भू राजस्व ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तक पहुंचता था। तो जो हेड ऑफ द विलेज होता था, जिसे तालुकादार या लंबरदार कहा जाता था, ही और शी यूज्ड टू कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम द फार्मर्स, और फिर उसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया जाता था। अब यहां पर भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि मान लीजिए कोई किसान है, कोई किसान है, जैसे किसी भी किसान के पास लंबरदार गया, उसने कहा कि भाई साहब दे दीजिए, इस साल का जो भी भू राजस्व बन रहा है वो हमें दे दीजिए। किसान ने कहा कि सर इस बार तो पैसा नहीं है। तो फिर उसकी जमीन का क्या होता था, अगर कोई भी ऐसा किसान जो भू राजस्व नहीं दे पाता था, जो लैंड रेवेन्यू नहीं दे पाता था, भू राजस्व नहीं दे पाता था, उसकी जमीन ग्राम सभा को दे दी जाती थी, उसकी जमीन ग्राम सभा को दे दी जाती थी। ये बात याद रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसकी जमीन ग्राम सभा को दी जाती थी, ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट ये निकल के आता है कि सर भू राजस्व की दरें कितनी थी। अगला पॉइंट निकल के आता है कि भू राजस्व की जो दरें हैं, जो रेट्स हैं, रेट्स, तो रेट्स कितनी थी। इस व्यवस्था में भू राजस्व की दरें सर्वाधिक थी, मैक्सिमम थी।
आपको बहुत शौक लगेगा जान करके, जब हॉल्ट मैकेंजी ने इस व्यवस्था को शुरू किया। बहुत शॉकिंग बात है दोस्तों, जब हॉल्ट मैकेंजी ने इस व्यवस्था को शुरू किया था, हॉल्ट मैकेंजी, तो उस समय कुल उत्पादन का 80% लगान दिया जाता था, उपज का 80%। ऐसा भारत के पूरे इतिहास में कभी नहीं हुआ कि उपज का 80%, जितनी भी उपज हो रही है उसका 80%, 80% ले लिया गया, 80% ले लिया गया। बाद में विलियम बेंटिक को समझ में आया कि किसानों के पास कुछ नहीं बचा है, उनकी हालत बहुत बुरी हो चुकी है, तब विलियम बेंटिक ने इसको कम किया था। विलियम बेंटिक और मार्टिन बर्ड, विलियम बेंटिक और मार्टिन बर्ड ने इसे उपज का 66% कर दिया, जो भी प्रोडक्शन है उसका 66% कर दिया। लेकिन अभी भी ये राशि बहुत ज्यादा थी, अभी भी ये रेट बहुत ही ज्यादा थी, अभी भी ये राशि जो है वो बहुत ज्यादा थी। बाद में जब लॉर्ड डलहौजी आया, बाद में जब लॉर्ड डलहौजी आया तो डलहौजी ने 1855 में एक घोषणा की जिसे सहारनपुर घोषणा कहा जाता है, और उसके द्वारा ये राशि 50% कर दी गई, 50% कर दी गई। तो 1855 में सहारनपुर घोषणा के द्वारा, सहारनपुर घोषणा के द्वारा इसे कितना कर दिया गया, 50% कर दिया गया, 50% कर दिया। जितनी भी भू राजस्व व्यवस्थाएं थी, चाहे वो रैयतवारी सेटलमेंट हो, वो परमानेंट सेटलमेंट हो, या महलवाड़ी सेटलमेंट हो, महलवाड़ी सेटलमेंट में भू राजस्व की दरें सर्वाधिक थी, अर्थात मैक्सिमम थी। अब आप कहेंगे कि इसका प्रभाव क्या हुआ? वही प्रभाव जो सबके हुए, किसानों का बहुत ज्यादा शोषण, यहाँ पर जो नंबरदार होते थे उनको बहुत पैसा मिला, उनको अच्छी खासी मात्रा में अमाउंट मिलने लगा, वो पैसे वाले होते चले गए, किसानों का शोषण होता गया, बहुत सारी जमीन ग्राम सभा के पास इकट्ठी हो गई। तो ये थी ब्रिटिश भू राजस्व नीतियां, ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसी। परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवारी और महलवारी, ये 3 व्यवस्थाएं थी जो हमने डिस्कस की, ये 3 सिस्टम थे जो हमने डिस्कस किए। तो चलिए एक बार इन तीनों को कंपेयर कर लेते हैं, एक बार तीनों के बारे में बेसिक बातें हम पढ़ लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं, हम तीनों व्यवस्थाओं के नाम लिख लेते हैं, एक टेबल बनाते हैं और तीनों व्यवस्थाओं के नाम लिख लेते हैं ताकि एक अच्छा कंपैरिजन हो जाए तीनों व्यवस्थाओं का। तो यहाँ हमने आधार लिख लिया, आधार क्या होगा, यहाँ हम परमानेंट सेटलमेंट को ले लेंगे और बीच में हम महलवारी को ले लेंगे और एक में हम रैयतवाड़ी को ले लेंगे। ठीक है, तो ये 3 हमने अलग अलग कॉलम बना दिए। सबसे पहले हमने यहाँ आधार लिया है, क्या आधार होगा, यहाँ हम स्थायी बंदोबस्त को ले रहे हैं, यहाँ पर हम रैयतवाड़ी व्यवस्था को ले रहे हैं और यहाँ हम महालवाड़ी व्यवस्था को ले रहे हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं इस व्यवस्था में कि इसके जनक कौन थे। जनक, तो देखिए स्थायी बंदोबस्त का जनक था कॉर्नवालिस, स्थायी बंदोबस्त का जनक था लॉर्ड कॉर्नवालिस। रैयतवाड़ी व्यवस्था का जनक माना जाता है थॉमस मुनरो को, थॉमस मुनरो को, और महालवाड़ी व्यवस्था का जनक माना जाता है हॉल्ट मैकेंजी। आप जवाब दीजिएगा, मेरे भरोसे मत रहो, ठीक है, जवाब देते जाओ हर एक प्रश्न का। दूसरा, इसमें मालिक किसे माना गया, या हम और बेहतर कहें समझौता किसके साथ किया गया, अग्रीमेंट किसके साथ किया गया। तो स्थायी बंदोबस्त में सारे अधिकार जमींदार को दिए जाते थे, रैयतवाड़ी में सारे अधिकार किसान को दिए जाते थे, और यहाँ सारे अधिकार गांव या गांव के समूह को दिए जाते थे। लगान वसूलने का काम किसका था, लगान की वसूली कौन कर रहा था, तो यहाँ तो जमींदार ही लगान की वसूली करते थे। यहाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी खुद वसूली करती थी, और यहाँ नंबरदार या तालुकदार के द्वारा, नंबरदार या तालुकदार के द्वारा लगान की वसूली की जाती थी।
कितने प्रतिशत भूभाग पर यह लागू था, कितने परसेंट एरिया पर यह लागू था? तो जो स्थायी बंदोबस्त है वो 19% भूभाग पर था, रैयतवाड़ी 51% भूभाग पर था, और जो महलवारी है वो 30% भूभाग पर था, 30% भाग पर इसे लागू किया गया था। अगला जो सवाल है नंबर 5 ना हो गया, क्षेत्र कौन कौन से थे, एरिया कौन कौन सा था? तो यह मुख्य रूप से बंगाल, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस, असम, इन क्षेत्रों में लागू था। वहीं जो रैयतवाड़ी है ये दक्षिण भारत में लागू था, साउथ इंडिया में लागू किया गया था, जैसे बॉम्बे में, मद्रास में, सिंध में, कुर्ग में और असम के भी कुछ क्षेत्रों में इसे लागू किया गया था। जो महलवाड़ी है ये मध्य प्रांत में लागू किया गया, इसे यूपी, अवध, आगरा वाला जो क्षेत्र था पंजाब के क्षेत्रों में लागू किया गया, और कुछ दक्षिण भारत के क्षेत्रों में भी लागू किया गया, साउथ इंडिया। तो ऐसे एक कंपैरिजन हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से कंपेयर कर लो, सारी चीजें रिकॉल हो गई और मैक्सिमम क्वेश्चन आपके यहीं से बन जाएंगे, अधिकांश जो आपके सवाल हैं वो यहीं से बन जाएंगे। अगर एक बार ना कंसेप्ट क्लियर है तो दिमाग में ना फैक्ट तो अपने आप ही याद रह जाते हैं, पर कंसेप्ट भी तो क्लियर हो कि व्यवस्था क्या थी, कैसे काम करती थी। ये सारी बातें जब स्पष्ट होती है ना, तो मेरा बहुत स्ट्रांग बिलीफ है कि आप अच्छे से फैक्ट्स को अटेम्प्ट कर पाते हो। आज मैं पीपीटी नहीं बना पाया हूँ, जैसा मैंने कहा कि कुछ रीजंस ऐसे हो गए कि नहीं बन पाए, उतना समय नहीं मिला, बट आई थॉट कि लेक्चर हम कंप्लीट कर लेते हैं, तो आज पीपीटी हम शो नहीं कर पाएंगे, बट कल डेफिनेटली आपको हम पीपीटी दिखा देंगे। दूसरा प्रश्न भी हम कल सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस भी हम कल लगाएंगे इस व्यवस्था के, और फिर हम टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। कल ब्रिटेन की आर्थिक नीतियों को हम समाप्त कर लेंगे, कल हम ब्रिटेन की इकोनॉमिक पॉलिसीज को खत्म कर लेंगे। अपना ख्याल रखिए, बहुत खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। और एक बात और आपको बता दूं कि हमारी एप्लीकेशन पर, शुभम गुप्ता एकेडमी पर, ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी की डेमो क्लासेस हमने अपलोड कर दी हैं, आप जाकर के देख सकते हैं हमारे जीके जीएस के बैच में। उम्मीद है कि वो कक्षाएं आपको पसंद आएंगी। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मिलते हैं आपसे।